हेलो एवरीवन। हमने जो पीछे वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें राइटिंग एंड सिटी लाइफ का फर्स्ट पार्ट किया था, जो पेज नंबर 37 तक था, जिसमें हम उरुक सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पेज नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। ये राइटिंग एंड सिटी लाइफ का पार्ट 2 होगा। जैसा कि हमने उरुक के बारे में पढ़ा था कि उरुक का साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे भी एविडेंसेस पाए हैं कि आसपास के जो विलेज थे उनको जो है छोड़ दिया गया था और गांव वाले जो हैं आके सिटी में सेटल हो गए थे और सिटी का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो गया था। तो इसके चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल भी बना दी गई थी। इसमें ये बताया गया है कि ये कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है लोगों ने इनहेबिट किया, लोग यहाँ पे रहते थे। 4200 BC से लेके 400 AD तक यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है सिविलाइजेशन ने सरवाइव किया। बाय 2800 BC इसका जो साइज़ है 400 हेक्टेयर्स तक एक्सपैंड हो गया था। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़्स होते हैं। इसमें बताया गया कि जब इनके वॉर्स होते थे तो युद्ध में ये प्रिजनर्स को पकड़ के लाते थे, सोल्जर्स को अपना प्रिजनर बना लेते थे और उनको जो है टेंपल में या राजा के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो उसमें काम करने के लिए लगा देते थे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर का टैक्स जो है इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं था जितना कि इस तरीके का काम करवाना ये लोग कंपलसरी समझते थे। जिनको भी काम के लिए लगाया जाता था ऐसे प्रिजनर्स को, उनको राशन, कपड़े और जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड करी जाती थी। ऐसी लिस्ट भी मिली है जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है इंसानों के नाम लिख के उनको जो है कितनी कितनी चीज़ें जो हैं अलॉट करी गई हैं। तो इससे पता चलता है कि उनको जो है ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि एक मंदिर को बनाने के लिए 5 साल लगे और जिसमें 1500 लोग हर रोज़ 10 घंटे काम करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टेम्पल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और कितना ज़्यादा जो है उनके ऊपर स्पेंड किया जाता था मेसोपोटामियन कल्चर में। जैसे रूलर्स जो है लोगों को कमांड करते थे कि आप जो है दूसरे इलाकों में जाओ, प्रीशियस मेटल्स लेके आओ और ट्रेड रिलेशंस इनके साथ। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई थी उरुक में अराउंड 3000 BC तक। ब्रॉन्ज टूल जो है अब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे काफ़ी सारी क्राफ्ट्स के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए। जो मिस्त्री थे इनके, उन्होंने सीख लिया था कि कैसे ब्रिक कॉलम्स बनाने हैं रूफ़ को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास जो है अपनी जो लकड़ी थी वो सॉफ्टवुड थी और वो छत को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। मिस्त्रियों ने क्ले कॉन्स भी बनाने सीख लिए थे और उनको वो पका के और दीवारों में सेट कर देते थे, जो कि किसी भी बिल्डिंग को जो है अगर उसको डिफरेंट तरीके से इन क्ले कॉन्स को ये पेंट कर देते थे और इससे बिल्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी, एक कलरफुल मोज़ाइक की तरह लगती थी। मोज़ाइक होता है कि जब हम काफ़ी सारी कलरफुल चीज़ों को एक साथ सेट कर दें एक डिज़ाइन से तो वो कलरफुल सा डिज़ाइन बन जाता है, उसको मोज़ाइक कहते हैं। इनके जो स्कल्पचर था उसने भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखी और काफ़ी सारी इन्होंने अचीवमेंट्स इसके अंदर की। पोटर्स व्हील जो है सबसे ज़्यादा इनका लैंडमार्क माना जाता है अचीवमेंट्स में, क्योंकि उसके बाद जो है ये पॉसिबल हो गया कि एक ही साइज़ के पोट्स जो हैं एक ही टाइम पे वो काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते थे। अभी पेज नंबर 39 पे एक बॉक्स में दे रखा है कि इनकी जो सील होती थी वो किस तरह की होती थी। इनकी सील जो है स्टोन की बनी होती थी और सिलेंड्रिकल शेप की होती थी। उसके चारों तरफ एक कोई भी जो है जो इनकी पेंटिंग इन्होंने छापनी है वो उसके ऊपर कार्व करके रखते थे, और जब भी इसका डिज़ाइन बनाना हो तो ये मिट्टी को लेते थे, मिट्टी क्ले जो है वेट क्ले ली और उसके ऊपर इसको घुमा देते थे इस सिलेंड्रिकल सील को, और वो डिज़ाइन जो है उस क्ले के ऊपर छप जाता था। तो इस तरीके से ये इसको यूज़ करते थे अपनी ऑथेंटिसिटी के रूप में। जैसे आपका किसी के साथ ट्रेड है, आपने ग्रेन्स भेजने हैं, आपने एक बोरी जो है ग्रेन्स की भरी, उसके माउथ को सील किया, पहले आपने इसको सील दिया, स्टिचिंग कर दी, उसके ऊपर आपने
गीली मिट्टी लगाई और मिट्टी के ऊपर ये जो सील थी इसको घुमा दिया, मतलब इसके ऊपर छप गई, उसको सुखा दिया। अब ये बन गई एक कि हमने सील लगा दी है। अगर ये मटेरियल ऐसे का ऐसा दूसरी जगह पे पहुंचता है, मतलब माल ओरिजिनल है। इस तरीके से जो है ये इन सील्स को यूज़ करते थे। आगे जो है इसमें डिस्क्राइब कर रखा है लाइफ इन द सिटी। सिटीज़ के अंदर ये बताया गया है कि एक रूलिंग एलिट्स जो है उभर के आया था। एलिट होते हैं अमीर लोग। इससे पता चलता है कि जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कुछ ही लोगों का जो है नियंत्रण हो गया था और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, सोसाइटी के कुछ सेक्शंस। काफ़ी सारे प्रीशियस आर्टिकल्स भी जो हैं डेड बॉडीज़ के साथ पाए गए हैं, जिनको साथ में दफना दिया गया था। इससे पता चलता है कि जितने भी प्रीशियस आर्टिकल्स थे कि ये लोग जो हैं बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते थे। ऐसे जब आप लोगों को पता चल गया कि अमीर लोगों का क्या जीवन था, तो आप सोच रहे होंगे कि जो साधारण लोग थे उनका जीवन जो है कैसा था। तो जो वहाँ के जो साधारण लोग थे उनके बारे में हमें पता चलता है। जितने भी उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके अंदर कोई डिस्प्यूट्स हैं इनहेरिटेंस के या फैमिली मैटर्स के, उससे हमें उनके आम जीवन के बारे में पता चलता है। और ये पाया गया है कि उनकी जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि आपकी फैमिली में आपके ब्रदर्स जो हैं जॉइंट फैमिली बना के नहीं रहते, आप उसकी वाइफ और पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं। जो मैरिड सन्स होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली में रहते थे और फादर जो है फैमिली का हेड होता था। उनका जो शादी का प्रोसीजर है उसके बारे में ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। शादी के बारे में बस इतना पता चला है कि वो एक डेक्लेरेशन, एक घोषणा करते थे कि जो है हम जो है अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। और जो ब्राइड के पेरेंट्स होते हैं वो सहमति देते थे शादी के लिए अपनी। फिर जो है ग्रूम वाली साइड के लोग आते थे गिफ्ट्स लेके और वो इनको ब्राइड वालों को गिफ्ट देते थे। जब शादी होती थी, शादी के टाइम दोनों ही लोग जो हैं लड़की वाले भी और लड़के वाले भी गिफ्ट जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। और फिर बाद में मदर इन लॉ जब लड़की को लेने आती थी ससुराल ले जाने के लिए, तो लड़की को जो है फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दिया जाता था। लेकिन फादर का जो हाउस है और जो उसकी जो एनिमल्स हैं और जो खेत हैं वो लड़कों के पास ही रहते थे। अब हम उर के बारे में बात करते हैं। उर भी जो है यहाँ का एक सिटी था। यहाँ पे जो हाउसेस थे उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया 1930s में। ये जो स्ट्रीट्स थी वो नैरो थी, तंग गलियाँ थी और घुमावदार थी। इससे पता चलता है कि उनके जो कार्ट्स हैं वो घरों के पास तक नहीं जा सकते थे। कोई टाउन प्लानिंग नाम की इनकी चीज़ नहीं थी। घरों की जो शेप है वो भी इरेगुलर थी और कोई भी ऐसे ड्रेन्स वगैरह नहीं पाए गए जैसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेन्स पाए गए हैं। सिर्फ इनके जो ड्रेन्स और पाइप हैं वो घरों के अंदर इनर कोर्टयार्ड्स में ही अवेलेबल थे। हाउसेस की जो रूफ्स होती थी वो घर के अंदर की तरफ उनकी स्लोप होती थी। जितना भी बारिश का पानी होता था वो भी घरों के अंदर ही जाता था। वहाँ से उसको वो एक सम्प के अंदर चैनलाइज कर देते थे जहाँ पे वो उसको स्टोर करते थे। और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बारिश के टाइम जो है इनकी गलियाँ जो हैं मडी ना हो। इसमें ये भी बताया गया है कि जो इनकी हेल्थ और हाइजीन का कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता था। ये घर का सारा कूड़ा जो है अपनी गलियों में फेंक देते थे और जब समय बीतता था गलियाँ ऊंची हो जाती थी तो फिर उनको जो है इनके घर नीचे लगने लग जाते थे। फिर इनको घर की दहलीज भी जो है ऊपर करनी पड़ती थी ताकि जो है जो गली का कूड़ा है वो घर के अंदर ना आए। इनके घरों में खिड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि इनको लगता था इससे जो है प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो ये जो है दरवाज़ों को ही यूज़ करते थे अगर सनलाइट इनको अंदर चाहिए तो। कुछ ओमेन टैबलेट्स भी पाई गई हैं। ओमेन टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर शुभ और अशुभ के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, शगुन अपशगुन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें पाया गया है कि इनका ये विश्वास था कि अगर घर की दहलीज जो है ऊंची उठी हुई है उससे जो है घर के अंदर दौलत आती है। अगर घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है वो अनलक्की होता है और उस इंसान की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली होगी
और घर का दरवाज़ा अगर अंदर की तरफ खुलेगा तो वो जो है बहुत ज़्यादा लकी होगा। एक शहर के अंदर एक सिमेट्री भी पाई गई है, वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रेव्स मिली हैं और वो जो ग्रेव्स थी वो सारी रॉयल लोगों की ही थी, रॉयल्टी की, अमीर लोगों की, या जो है रूलर्स वगैरह थे, रूलिंग एलिट्स थे। कुछ लोगों की डेड बॉडी जो है घरों में भी दफनाई हुई पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि वो जो है डेड बॉडीज़ को अपने घरों के अंदर ही दफनाते थे। अब जो है पेज नंबर 41 पे दे रखा है अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। यहाँ पे मारी के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मारी जो है वो 2000 BC के बाद फ्लोरिश हुआ था और ये यूफ्रेट्स नदी के ऊपर लोकेटेड था, किनारे से थोड़ा दूर अपस्ट्रीम, थोड़ा सा ऊपर जाके, डेजर्ट में नहीं था ये, सुमेर और अक्कड़ के पास नहीं था, हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की साइड था। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होती थी और यहाँ पे हर्डिंग भी प्रैक्टिस होती थी। यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनमें दोनों ही तरह के लोग रहते थे, पेस्टोरलिस्ट भी, हर्डर्स भी एंड फार्मर्स भी। लेकिन इनकी जो मोस्ट ऑफ द टेरिटरी थी वो भेड़ बकरियों के लिए ही जो है पास्चर्स के रूप में यूज़ करी जाती थी। हर्डर्स जो थे अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे फार्मर्स के साथ, फार्मर्स से ग्रेन्स ले लेते थे, इनको जो मिल्क प्रोडक्ट है या जो एनिमल प्रोड्यूस होती है, लेदर है, ऐसी चीज़ें उनको वो बदले में दे देते थे। और इनके जो पशुओं का जो मैन्योर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था फार्मर्स के लिए, तो ये उसको भी एक्सचेंज कर सकते थे किसी भी चीज़ के बदले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे, इनके अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। कई बार जो है ये पेस्टोरलिस्ट थे अपने भेड़ बकरियों को जो है क्रॉप्स के अंदर से ही खेतों में से निकाल के ले जाते थे, जिससे क्रॉप्स उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और कई बार सेटल्ड पीपल जो है वो भी इनको तंग करते थे, वो इनको कह देते थे आपको ये वाला रास्ता जो है अलॉट नहीं है, आप कहीं दूर से घूम के दूसरे रास्ते से जाओ। तो इनके जो है ये छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते थे। बाद में जो है काफ़ी सारी नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं डेजर्ट वाले एरिया से जाके जो प्रोस्परस सिटीज़ थे वहाँ पे जाके सेटल हो गई थी। और ये जो लोग थे जो वहाँ पे जाके सेटल होते थे ये या तो हर्डर्स के रूप में जाते थे, या हार्वेस्ट लेबरर्स के रूप में जाते थे, या सोल्जर्स के रूप में जाते थे, हायर्ड सोल्जर्स के रूप में। फिर वहाँ पे ये प्रोस्परस हो गए और वहीं पे जो है ये सेटल्ड हो गए थे। तो कुछ ऐसे भी थे ये ट्राइबल लोग जिनको इतनी ज़्यादा पावर मिल गई थी, इन्होंने अपने किंगडम्स जो है इस्टेब्लिश कर दिए थे। जो इनमें से कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उन ट्राइबल लोगों के, जैसे अकेडियंस थे, अमोराइट्स थे, असीरियंस थे और आर्मेनियंस थे। जो मारी के जो किंग्स थे वो अमोराइट्स थे और इनकी ड्रेस जो है यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनसे थोड़ी सी अलग थी। इनका जो है स्पेशल बात ये थी कि जो मेसोपोटामिया के गॉड्स थे, ये मारी के जो राजा थे, जो एमोराइट्स किंग्स थे, ये इन गॉड्स की रिस्पेक्ट करते थे और इन टेम्पल्स वगैरह भी बनवाते थे। एक फेमस टेम्पल भी बनवाया था इन्होंने गॉड ऑफ स्टेपीज़ के लिए। गॉड ऑफ स्टेपी का नाम था डैगन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामियन सोसाइटी थी वो बिल्कुल ओपन सोसाइटी थी और तरह तरह के लोग जो हैं उसमें रहते थे और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर आपके पास पावर है, आप टैलेंटेड हो, तो आपको जो है ऊंचा स्टेटस भी मिल सकता है। पेज नंबर 43 पे ये डिस्क्राइब किया गया है। जो राजा की जो पैलेस की पिक्चर दे रखी, इसको बहुत ध्यान से देखना, पढ़ना। उसी के साइड में जो है पैलेस के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि ये पैलेस जो है इतना ब्यूटीफुल था कि दूर दूर तक फेमस था। इसमें बताया गया है कि नॉर्थ असीरिया का एक माइनर किंग था, वो किसी से अपना इंट्रोडक्शन लेटर लेके और ये पैलेस देखने के लिए आया था। और ये पैलेस जो है रॉयल फैमिली का रेजिडेंस होता था। इसके साथ साथ प्रीशियस मेटल वगैरह की जो कुछ गहने वगैरह बनाने की एक्टिविटीज़ होती थी वो भी इस पैलेस के अंदर होती थी। यहाँ की डेली लिस्ट होती थी, वो दर्शाती है कि खाने के लिए राजा के आगे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें परोसी जाती थी। इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हो सकता है वो राजा जो है खाना खाने के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता हो, अपने इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं या कमांडर्स हैं, इस तरीके से। पैलेस का जो है सिर्फ एक एंट्रेंस गेट था और वो नॉर्थ में था।
इसमें बड़े बड़े आंगन थे खुले, और जो उनका फर्श जो है बिल्कुल पक्का था। एक बड़ा सा हॉल होता था इसमें, जिसके अंदर जो है राजा फॉरेन डिग्निटरीज़ को, फॉरेन ऑफिशियल्स को रिसीव करता था, और वहाँ पे दीवारों पे अच्छी इम्प्रेसिव पेंटिंग्स लगी होती थी, ताकि जो है उनके अंदर वाव की फीलिंग जो है, जो फॉरेन डिग्निटरीज़ आएंगे वो इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। पैलेस के अंदर 260 रूम्स थे, और ये जो है 2.4 हेक्टेयर्स के एरिया में बना हुआ था। पेज नंबर 44 पे दिखाया गया है कि किंग्स जो थे मारी के, वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते थे, क्योंकि इनकी जो किंगडम के अंदर तरह तरह के लोग रहते थे, कोई भी इशू अराइज हो सकता था। तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लेटर्स मिले हैं जिसमें बताया गया है कि राजा ने जो ऑफिशियल अपॉइंट किए थे, वो उसको एक लेटर में लिख रहा है राजा को कि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि रात को जो है एक कैंप से दूसरे कैंप में आग के जो है साइन जो है ये पास कर रहे थे एक दूसरे को। ऐसा लगता है कि ये जो नोमैडिक पीपल हैं वो कोई रेड की प्लान कर रहे हैं, रेड मारने की, क्योंकि वो कई बार रेड डाल देते थे, और जो फार्मर्स वगैरह होते थे उनकी स्टोर्ड थिंग्स थी उनको लूट के ले जाते थे। मारी के बारे में ये भी स्पेशल बात है कि मारी जो है प्रोस्परस बना ट्रेड की वजह से, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट के ऊपर लोकेटेड था, यूफ्रेट्स नदी के पास, और जो साउथ वाले किंगडम्स थे वो भी टर्की जैसे एरियाज़ में उनके ट्रेड रिलेशंस थे, वहाँ से वो हैवी मेटल और स्टोन वगैरह लेते थे। तो ये यूफ्रेट्स को वो ट्रेड रूट के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो राजा जो है यहाँ का ऑफिशियल्स अपॉइंट कर देता था, और वो जो जितने भी कार्गो शिप वगैरह यहाँ से गुजरते थे उनका इवैल्यूएशन करते थे, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें होती थी, जितने भी वैल्यू की, उसका 1/10 जो है टैक्स के रूप में उनसे लेते थे। तो इस वजह से मारी जो है बहुत ज़्यादा प्रोस्परस हो गया था। यहाँ पे इसमें ये भी बताया है कि ऐसी भी टैबलेट्स मिली हैं जो बताती हैं कि जो कॉपर था वो अलाशिया से लेते थे। अलाशिया जो है इट इज़ आइलैंड ऑफ साइप्रस, ये कॉपर के लिए फेमस है। ये लोग टिन भी जो है कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज के जो इन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं तो वो कॉपर और टिन के मिक्सचर से ही बनता है। तो किंगडम ऑफ मारी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस था, चाहे मिलिट्रली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब पेज नंबर 44 पे एक बॉक्स में लिख रखा है एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स। इसमें ये बताने की इन्होंने कोशिश करी है कि आज जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशंस हुए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। काफ़ी जो इनकी टेक्नोलॉजी है आर्कियोलॉजिस्ट की वो एडवांस्ड हो चुकी है, और अब ये लोग जो हैं सिर्फ एक फ़िक्स्ड एरिया को जैसे इन्होंने फोकस किया, उसके कुछ एक ही चुने हुए घरों को इन्होंने उसमें से सेलेक्ट किया, और उनको बिल्कुल डीपली जो है ये ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो इनका जो डेटा ऑब्टेन करने का तरीका था वो काफ़ी चेंज हो गया है पहले से ज़्यादा। इसमें एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एक छोटा सा टाउन है अबू सलाबिक का, जो कि 10 हेक्टेयर्स के एरिया में था। 2500 BC में फ्लोरिश हुआ था। इसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 थी। यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया कुछ घरों को एक्सकेवेशन के लिए और स्टडी के लिए। जो दीवारों की आउटलाइन थी वो पहले जो है हाथ से स्क्रैप करके उसको इनकी दीवारों की आउटलाइन को इन्होंने पहले पता लगाया कि कहाँ कहाँ पे दीवारें हैं। ये पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी, कोई छोटा सा डिवाइस लेंगे खुरपी जैसा, और कुछ मिलीमीटर की जो है माउंट की अपर लेयर को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से दीवारें वगैरह दिखाई जो है इनको देने लग जाती हैं। फिर उसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी को हटा दिया, और जब अभी तक सिर्फ ये दीवारें जो हैं बिल्कुल जो हैं काफ़ी मॉइस्ट ही हैं, तभी जो है आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे पता लगा लेते हैं कलर्स का, या जो इसकी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं या कैसे कैसे फीचर्स हैं वो सब पता लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ हाउसेस जिनको इन्होंने एक्सकेवेट किया था उसकी जो मिट्टी है इन्होंने उस मिट्टी को भी छाना था, और छान के इनको प्लांट रिमेन्स मिले थे
और एनिमल्स के भी रिमेन्स मिले थे और काफ़ी क्वांटिटी में इनको चार्ड बोन्स भी मिली थी। चार्ड बोन होती हैं अर्ध जली सी हड्डियाँ जो कि गलियों के अंदर पाई गई थी। किचन का पता लगाने के लिए इन्होंने वहाँ से जो मटेरियल्स मिले उसको बहुत डीपली स्टडी किया और पाया गया कि जिन रूम्स के अंदर ये फाइबर मिला है और काउडंग के जले हुए के कुछ सबूत मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है खाना पकाते होंगे और ये जो है किचन की तरह इसको यूज़ करते होंगे। सड़कों के ऊपर जो है यहाँ पे गलियों में एक यंग पिग का जो है दांत मिला है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ के जो पिग्स थे वो सड़कों पे घूमते रहते थे फ्रीली। एक हाउस के अंदर जो है बरियल के अंदर भी पोर्क मिला है, पिग मीट मिला है, पिग की जो है बोन्स वगैरह मिली है। इससे पता चलता है कि ये डेड बॉडीज़ के साथ पोर्क रख देते थे क्यों, और हो सकता है इनका आफ्टर लाइफ में भी विश्वास हो, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हो सकता है ये ऐसा बिलीव करते हैं कि ये अब किसी दूसरी दुनिया में जाएगा और वहाँ पे इसको नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम जो है ये सूअर का मीट इसमें रख देते हैं, तो ही विल यूज़ इट। इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी करी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये पता लगाने के लिए कि जो रूम्स थे इनके फ्लोर की इन्होंने स्टडी करी ताकि ये पता लगे कि ये जो है इसकी रूफ़ कवर्ड थी या ये स्काई की तरफ बिल्कुल ओपन था। पेज नंबर 45 पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामिया जो है सिटी लाइफ को बहुत वैल्यू देता था और सिटी लाइफ जो है इनका हेट्रोजेनस होता था। यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते थे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कल्चर्स एंड दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते थे किसी भी युद्ध वगैरह में तो बाद में कविताएं वगैरह लिख लिख के इनको याद किया जाता था। इसी तरीके का इनका जो है एक गिलगमेश एपिक है। एपिक होता है महाकाव्य, बड़ी सी कविता जिसका हिस्ट्री से कोई संबंध हो, चाहे वो सच हो या ना हो। तो गिलगमेश जो है एक रूलर था उरुक का, जिसने जो है एनमेकर के बाद कुछ सालों बाद वहाँ पे राज्य किया था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, उसने काफ़ी राजाओं को हरा दिया था। लेकिन बाद में जो है इसके एक दोस्त की डेथ हो गई तो इसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। फिर ये जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, हम किस तरीके से जो है अमर रह सकते हैं, किस तरीके से मौत को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पहले छोड़ के चला गया और दुनिया में बहुत घूमा और कोशिशें करी, लेकिन ये एक बहादुरी भरी कोशिश के बाद भी जो है अनसक्सेसफुल रहा और ये वापस अपने शहर में किंगडम में आ गया। वहाँ पे ये जो उरुक की दीवार थी उसके आसपास घूमता रहता था और सिटी को जो है देख देख के इसकी तारीफ़ करता रहता था। इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं जब मर जाऊँगा तो मेरे बाद मेरे बच्चे जो हैं जीवित रहेंगे और उनके रूप में मैं जीवित रहूँगा। सिंपली ये सिर्फ सिटी की ही तारीफ़ करता था और उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, कितनी उसके लोगों ने मेहनत करी है। तो इस तरीके से कविताओं में अपने शहर जब इनका कोई डिस्ट्रॉय हो जाता था वॉर्स में, तो बाद में उसके ऊपर महाकाव्य या कविताएं लिख लिख के उसको याद करते थे। लेगेसी ऑफ राइटिंग है आगे इसी में दे रखा है कि जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो तो आप ओरली ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन जो साइंस और मैथमेटिक्स है आप उसको ओरली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये इनकी जो राइटिंग थी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि जो स्कॉलर्स की जो आने वाली जनरेशन्स थी उनके लिए ये रिटर्न मटेरियल छोड़ के जाते थे ताकि ये आगे वाली जनरेशन्स उसको पढ़ें और उससे भी आगे और ज़्यादा डिस्कवरी या रिसर्च करें। सबसे ज़्यादा लेगेसी जो है मेसोपोटामियन लोगों की दुनिया के लिए वो थी इनका जो टाइम का पता लगाने का जो इनका सिस्टम था और मैथमेटिक्स था। इसमें इन्होंने बहुत अचीवमेंट करी और दुनिया को काफ़ी कुछ दिया। 1800 BC के आसपास की टैबलेट्स मिली हैं जिसमें जो है गुणा, भाग, रूट और स्क्वायर रूट के सम्स सॉल्व किए हुए पाए गए हैं और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस भी दिए जाते थे। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक एरिया है जिसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, उसमें 1 इंच तक पानी भरा हुआ है, तो आप जो है बताओ पानी की वॉल्यूम कितनी है। इस तरीके के सम जो हैं बच्चों को दिए जाते थे। एक साल को 12 महीने में बांटा जाता था और इनका जो साल होता है वो लूनर कैलेंडर की तरह होता था। जैसे
मून की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, मून जो है अर्थ के चारों तरफ राउंड करता है, उसके बेसिस पे इनका कैलेंडर होता था, जिसमें 12 महीने होते थे, एक महीने में 4 हफ्ते होते थे, और एक दिन में 24 घंटे होते थे, और एक घंटे में 60 मिनट होते थे। और वहीं से जो है ये डिविजन्स फिर अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अपनाए। अलेक्जेंडर के बाद जो है ये रोमन वर्ल्ड में ट्रांसमिट हो गए, और फिर जो है वहाँ से इस्लामिक वर्ल्ड में आए, और फिर जो है मेडिवल यूरोप में आए, और यहीं से जो है ये दुनिया में फैले। मतलब जिस टाइम को, मंथ को, ईयर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमें मेसोपोटामियन लोगों की ही देन है। इनके जो सोलर और लूनर एक्लिप्सिस होते थे, मतलब एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये उनको भी नोट करते थे, साल के किस दिन हुआ और किस टाइम हुआ। और जो स्टार्स की पोजीशंस हैं और जो कॉन्स्टिलेशंस की पोजीशंस हैं, ये उसको भी रिकॉर्ड करके रखते थे। अब इसमें बताया गया कि जब इन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट करी है, ऐसा तो है नहीं कि ये बिना किसी स्कूल्स के या कॉलेजेस के पॉसिबल हो गई। तो इनके स्कूल्स वगैरह होते थे जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता था स्क्राइब का काम करने के लिए। और इसके अलावा वो लड़कों को ट्रेनिंग देते थे कि वो स्कॉलर्स व इंटेलेक्चुअल्स के रूप में भी जो हैं उभर के आए, और जो उनके प्रेडिसेसर्स ने जितने भी डिस्कवरीज़ करी हैं उनको और आगे बढ़ाएं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम मॉडर्न लोग ही जो हैं पास्ट की बातें करते हैं, पास्ट को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। एंशिएंट टाइम्स में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पास्ट को प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। तो तुम्हारी चैप्टर के एंड में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बॉक्स में दे रखा ये पेज नंबर 46 पे, एन अर्ली लाइब्रेरी। इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से एक राजा ने कोशिशें करी, जो है पुरानी टैबलेट्स को इसने कॉपी करवा के उसमें रिकॉर्ड करवाया। इसमें बताया कि आयरन एज में असीरियंस ने नॉर्थ में अपना एम्पायर क्रिएट किया। ये अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गया, अपनी ग्लोरी तक पहुंचा, हाईएस्ट पीक पे 720 से लेकर 610 BC तक। और यहाँ की स्टेट इकोनॉमी जो प्रीडेटरी थी, मतलब ये लोगों से ही टैक्स लेते थे, फार्मर्स थे उनसे ग्रेन लेना, हंटर्स हैं उनसे कुछ और लेना, आर्टिसंस हैं उनसे भी कुछ टैक्स लेना। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से टैक्स लेके अपना किंगडम को जो है प्रोस्परस बनाते थे। और असीरियन किंग्स ये मानते थे कि बेबीलोनिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है हाई कल्चर का। यहाँ का असुरबेनीपाल जो है यहाँ का लास्ट रूलर था, उसने निन्वे में एक लाइब्रेरी बनाई थी, जिसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि उसने अपने स्क्राइब्स को साउथ में भेजा, सुमेर और अक्कड़ जहाँ पे किंगडम्स थे, बोला कि वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट इनकी टैबलेट्स हैं उनकी कॉपी करके लाओ और यहाँ लाइब्रेरी में रखेंगे। तो वो लोग वहाँ पे गए, और वहाँ की जो है हज़ारों साल पहले तक की सुमेरियन जो लैंग्वेज थी, जो क्यूनिफॉर्म में लिखी गई थी, उसको भी इन्होंने कॉपी किया। और उसको कॉपी इसलिए कर पाए क्योंकि सुमेरियन को जैसे हमने पढ़ा था कि अकेडियन ने उसको रिप्लेस कर दिया था, लेकिन सुमेरियन को आज भी वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जाता था कुछ क्लासेस तक, और इस वजह से सुमेरियन को अंडरस्टैंड करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था। तो इसलिए इन्होंने हज़ारों साल पहले तक की सुमेर वालों तक की जो टैबलेट्स थी उनको कॉपी किया और अपनी निन्वे नाम की जगह पे एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके इस राजा ने रखवाया। तो जो भी इनको कॉपी करते थे, वो जो कॉपियर होता था अपना नाम लिखता था और डेट भी लिखता था। और इसमें बताया गया है कि इसमें कई जो टैबलेट्स हैं उसमें असुरबेनीपाल की रेफरेंस भी मिलती थी, जिसमें असुरबेनीपाल एड्रेस करके कह रहा कि मेरे को जो है भगवान ने इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है कि जो है मैं ये काम करूं, मैं दुनिया का राजा हूं, और मैं जो है ये टैबलेट्स की कॉपी करवा के इनको प्रिजर्व कर रहा हूँ ताकि मेरा राज्य जो है स्ट्रॉन्ग बने और मेरी सोल जो है इसका भला हो। तो इसमें बताया गया कि काफ़ी सारी बास्केट्स में जैसे वो टैबलेट्स रख देते थे, तो उसमें एक कैटलॉग भी लगाते थे कि इस टैबलेट के अंदर कितनी, इस बास्केट के अंदर कितनी टैबलेट्स हैं, वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं और कितनी उनकी संख्या है। असुरबेनीपाल की जो लाइब्रेरी थी इसमें 3000 टैबलेट्स थी, जिनको 1000 टेक्स्ट में जो है डिवाइड किया गया था। मतलब एक टेक्स्ट के अंदर 10, 11 या 20 या 100 टैबलेट्स भी हो सकती हैं। पेज नंबर 47 पे इसमें बता रखा है कि एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट की एक राजा था, वो भी एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट के जैसे उसने काम किया। तो इसमें बताया गया है कि एक
मैन था सदरन मेसोपोटामिया का, जिसका नाम था नबोपोलसर। उसने बेबीलोनिया को रिलीज़ कर लिया था असीरिया के कंट्रोल से, और उसके सक्सेसर्स ने यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट चलाए थे। और जो उसके बाद इस एरिया को अकमेनिड्स ऑफ ईरान थे जो उन्होंने जीत लिया था 539 BC में। उसके बाद जो है 331 BC में अलेक्जेंडर ने इसको जीत लिया था। और इसी पीरियड के दौरान बेबीलोन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर रहा था, और इसके चारों तरफ जो है ट्रिपल वॉल जो है बनाई हुई थी। इसके अंदर काफ़ी सारे फेमस बिल्डिंग्स थे, टेम्पल्स थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी जो है डिस्कवरीज करी थी। जो नबोनिडस था वो यहाँ का लास्ट रूलर था इंडिपेंडेंट बेबीलोन का। तो उसमें इसने बताया कि एक बार जो है भगवान उसके सपने में आए थे, और भगवान जी ने इनको ऑर्डर दिया कि आप जो है उरुक के टेम्पल में एक प्रिस्टेस को अपॉइंट करो। तो उसके बाद जो है इनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई थी, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि प्रिस्टेस की क्या ड्रेस होती है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो फिर जो है इसको एक स्टील मिला। स्टील होता है एक पीस ऑफ स्टोन जिस पे कोई पिक्चर बना देते थे, ये लोग कार्व करके रख देते थे। तो वो जो है 1500 BC के आसपास का था, और उसके ऊपर इसकी एक प्रिस्टेस की पिक्चर बनी हुई थी। तो फिर इसको पता चला कि वो कैसी यूनिफॉर्म पहनती है, किस तरीके का उसका कुछ सिस्टम होता है। तो फिर इसके बाद जो है इसने अपनी बेटी को वहाँ के टेम्पल की प्रिस्टेस अपॉइंट कर दिया था। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया है कि नबोनिडस को जो है कितना हम कैसे आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। एक बार उसको जो है एक पुराने एंशियंट राजा का जो है स्टैचू मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका था। तो इसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि इसको रिपेयर करो, और जो इसके ज़्यादा ही डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करो। तो उसका सिर जो है रिप्लेस किया गया था, और जिस राजा का स्टैचू था उसका नाम था सरगोन। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते पास्ट में, बल्कि एंशियंट कुछ राजा भी ऐसे हुए जिन्होंने पास्ट को प्रिजर्व करना अपनी जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाई और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।